इसमें पाउडर मेथड, पाउडर मेथड में भी सेम कंपोनेंट्स है, हमें बस एक एक्सरे का सोर्स रहेगा, सैंपल रहेगा और डिटेक्टर रहेगा। सो इन तीनों केसेस में हमारे जो मेन कैरेक्टर, ये पूरी स्टोरी जो चलेगी पिक्चर की, ये तीन कैरेक्टर्स के सराउंडिंग में चलने वाली है। सोर्स ऑफ एक्सरेज, सेकेंड वन इज सैंपल पोजिशन, थर्ड वन इज द फोटोग्राफिक प्लेट। अब एक्सरेज की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक्चुअली एक्सरे की वेवलेंथ की बात करता हूँ। मैं सैंपल की बात करता हूँ तो मैं सैंपल के इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ। और फोटोग्राफिक प्लेट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसके ओरिएंटेशन, वो कहाँ पे प्लेस्ड है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। लेट्स सी, let's start with the first one is this transmission method. For transmission method हमने हमारे पेरेंट्स को कहीं ना कभी एक्सरे के लेके गए हैं। सो यू कैन सी दैट हम एक्सरे में करते क्या है, एक्सरे मशीन और फोटोग्राफिक फिल्म के बीच में हम हमारे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और उस मशीन को जब ऑन किया जाता है तो वो रेज हमारे बोन स्ट्रक्चर से होते हुए इस फोटोग्राफिक प्लेट में एक फोटो क्रिएट करती है। क्योंकि वो रेज बोन्स से ट्रांसमिट नहीं होती तो वो शायद रिफ्लेक्ट ऑफ होती होंगी, कहीं भी इधर बैकग्राउंड में कहीं भी चले गई होगी वो। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो रेज निकल आई है, उन निकल आई रेज ने क्या किया, यहाँ पे इस फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना एक इंप्रेशन क्रिएट किया और इस फिल्म को, इसको हमने बोला गया हमारा एक्सरे डाटा। नाउ क्या हम इस इंसान को रिप्लेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल से? सीन वही रहेगा, हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट रहेगी, हमारे पास एक्सरे मशीन रहेगी, सिर्फ ये बंदा यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से, या फिर हम कहेंगे किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल कंपोनेंट से। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास एक एक्सरे का सोर्स है, सो यहाँ पे एक्सरे का सोर्स अगर आप देख सको तो एक्सरेज आ रही है कॉलिमेटिक सिस्टम से होते हुए, उनको उसने पैरेलल किया, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद अब वो टकराएंगी प्रिज्म से। हमारे क्रिस्टल में अलग अलग लेयर्स ऑफ एटम्स, अलग अलग लेयर्स ऑफ इंटरप्लेनर्स है, और इन लेयर से टकराने के बाद जो लाइट है वो क्या होती है, वो लाइट मूव होती है। अब वो लाइट को मूव करने के लिए अगर उसके पास ओपन स्पेसेस रहेगी तो ओपन स्पेसेस में से, जैसे हड्डियों के ढांचे में ओपन स्पेस मस्कुलर पार्ट था, वहां से वो रेज निकल गई और फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके उसने अपना इंप्रेशन दिया। कुछ वैसे ही इस केस में भी, जहां पे इन प्लेन्स के बीच में ओपन स्पेस होगी, पक्का होगी ओपन स्पेस, तो उन ओपन स्पेसेस में से वो रेज निकल जाएगी और रेज निकल के वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना इंप्रेशन क्रिएट करेगी। लेकिन जहां पे एटम्स ओरिएंटेड है, एटम्स लोकेटेड है, वो एटम्स उन रेज को स्कैटर करेंगे, उन रेज को आगे जाने नहीं देंगे। अगर वो रेज आगे जाती नहीं है, स्कैटर्ड होती है, तो उसका स्कैटर का भी एक तरीका रहेगा, क्योंकि वो एटम की लोकेशन थोड़ी चेंज हो रही है, एटम की लोकेशन वैसी रहेगी, तो स्कैटरिंग पैटर्न भी चेंज होगा। और वो स्कैटरिंग पैटर्न किसी भी स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए कांस्टेंट सॉरी किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए वो स्कैटरिंग पैटर्न ये कांस्टेंट रहता है। सो जिस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पे इस फिल्म के ऊपर अगर आप देखो तो इस एक्स रेज और वाई एक्यूट पे यहाँ पे भी रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी रेड स्पॉट्स, यहाँ पे भी रेड स्पॉट्स। ये रेड स्पॉट्स इंडिकेट करते हैं कि एटॉमिक, वहां पे एटम्स ने उसको स्कैटर किया है। उन एटम्स ने स्कैटर करने के बाद वो वहां जाके ट्रेस आउट, वहां जाके उसने अपना इंप्रेशन किया। इमेजिन करो कि मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च के सामने अपने हाथ रख दिया, तो क्या होगा? हाथ रखने की वजह से जो लाइट है वो ओपन स्पेसेस में से दीवार पे गिरेगा, लेकिन जहां पे मेरी उंगलियां हैं उन उंगलियों का वहां पे छांव गिरेगी, उनका रिफ्लेक्शन गिरेगा, लेकिन वो उतना रीजन डार्क रहेगा। कुछ वही कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे हम सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं उसको, उस ह्यूमन बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं एटम से, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है उनकी लेयर्स को टकराने के लिए आपकी वेव में उतनी ताकत होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको हम एटम को तभी देख पाएंगे, हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं, जब लाइट रे उसे टकराती है, टकरा के वो रिफ्लेक्ट ऑफ होकर हमारे आंखों में इंप्रेशन क्रिएट करती है, तब हम उसको देख पाते हैं। जिस दिन वो लाइट रे हमारे एटम के साइड से टकरा के वापस आएगी,
तो हम रिफ्लेक्टेड रे को शायद देख पाए। वो ताकत एक्सरेज में होती है। एक्सरेज इतने फाइन है, इतने उनकी वेवलेंथ कम है कि वो उनसे टकरा सकते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं उनके टकराने के, और टकराने की वजह से वो स्कैटर्ड होते हैं, और जो स्कैटर्ड होते हैं तो वो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए ये लुईस डिफ्रेक्शन मेथड इसी चीज पे काम करती है। इसमें फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मेथड। एक्सरे बीम है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल में just not orient towards the outer segment, you should also get inside the, इसके अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होगी। तो जब ये एक से टकराएगी तो सिर्फ आउटर लेयर से नहीं, इसके अंदर की लेयर से भी टकरा के डिफ्रैक्ट होगी, कुछ शायद डिफ्रैक्ट होके इस फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करें। सो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर आप चेकआउट करो तो एक तरीके का पिक्टोरियल क्रिएट हो जाता है। ये पिक्टोरियल हमेशा एक इंप्रेशन जो क्रिएट करता है वो इंप्रेशन काफी स्पेसिफिक रहता है। उस स्पेसिफिक इंप्रेशन को हम कोरिलेट करते हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द एटॉमिक अरेंजमेंट, एटॉमिक लेयर अरेंजमेंट। और इस तरह से जो लुईस ने सबसे पहले इनके फोटोग्राफ्स लिए थे और उनको पब्लिश किया था। फॉर दिस इज द फोटोग्राफ टेकन बाय हिम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड ही हैव पब्लिश्ड इन 1912 एंड फॉर दिस ही हैज बीन रिवॉर्डेड। इस केस में स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल चीज इस केस में यह है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि प्रिज्म घूम नहीं रहा, प्रिज्म कांस्टेंट है, प्रिज्म स्टेडी है, हमने चेंज किया क्या लोकेशन,